Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well. Today we will discuss the further topics of arbitration, its nature, object, importance and scope. मैं स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपको पता चले। हमने लास्ट वीडियो के अंदर मीनिंग एंड एक केस से रिलेटेड हमने इसको कवर किया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है आर्बिट्रेशन क्लोज। एन आर्बिट्रेशन क्लोज इज अ selection of the contract that define the rights of the parties in the case any dispute arise over the contractual obligation or any other matter related to such contract. Generally, an arbitration clause contains that the parties will not sue each other in the court of law. If any dispute arise, instead they will remove the dispute through arbitration. आर्बिट्रेशन क्लोज का मतलब ये है कि अगर कभी भी दो पर्सन या दो पार्टीज एक दूसरे के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जब डीड बनता है उस डीड के अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लोज बनाया जाता है। आर्बिट्रेशन क्लोज के अंदर ये बात लिखी होती है कि अगर इन द फ्यूचर या कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो कोर्ट ना जाके आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जाएंगे और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएंगे थ्रू आर्बिट्रेटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। सेक्शन 2 क्लोज 1 सबसेक्शन डी में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का मतलब बता रखा है। इसके अंदर ये बता रखा है कि सोल आर्बिट्रेटर और पैनल आर्बिट्रेटर क्या होता है। इसमें ये बात है कि दो पार्टी जो है वो अपना अपना आर्बिट्रेटर चूज कर सकती है या वो दोनों मिलकर एक ही पर्सन को अपना आर्बिट्रेटर चूज करेगी जो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा और उनके डेफिनेशन और जो इंटरप्रिटेट करेगा पूरे उनके डिस्प्यूट्स को। इसके अंदर ये दस फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डेफिनेशन द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। इसमें पार्टीज फ्री होती है कि वो अपने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को सिलेक्ट कर सकती है कि वो उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। हाउएवर इफ द पार्टीज फेल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर देन इन दैट केस द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर। यदि पार्टीज फेल हो जाती है किसी भी आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट करने के लिए कि जो उनके केस या उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे तो आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल जो होता है वो एक सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देता है और वो उन दोनों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है आर्बिट्रेशन अवार्ड। एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इज एन अवार्ड ग्रांटेड बाय द आर्बिट्रेटर इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट। दिस अवार्ड कैन बी अ मैनी अवार्ड एंड इट कैन ऑल्सो बी अ नॉन फाइनेंशियल अवार्ड। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड इज द फाइनल अवार्ड। जो डिसीजन हमारे आर्बिट्रेटर्स दे देते हैं उसे आर्बिट्रल अवार्ड बोला जाता है। प्रोसीडिंग के एंड में जो डिसीजन दिया जाता है उसे आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे तो आर्बिट्रेटर जो भी अवार्ड लास्ट में फाइनल कर देती है, ग्रांट कर देती है, उसको फाइनली माना जाता है। अगर पार्टी में किसी एक को प्रॉब्लम होती है उसके अवार्ड से तो वो कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का नेचर क्या है? तो फर्स्ट नेचर है द इसेंस ऑफ आर्बिट्रेशन इज दैट अ थर्ड पार्टी प्राइवेट पर्सन एजुकेट ऑन द डिस्प्यूट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसेंस का मतलब क्या होता है। इसेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग। आर्बिट्रेशन जो है, आर्बिट्रेशन के अंदर जो थर्ड पार्टी कौन? आर्बिट्रेटर। जो आर्बिट्रेटर है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है उसके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। और आर्बिट्रेटर जरूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट ही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो अपनी जो कंपनी होती है अगर वो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाने अगर आर्बिट्रेशन जाती है तो वो एक अपने सीए को भी आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंट करती है। सेकेंड नेचर है इफ डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट सच एज मीडिएशन, एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा। In some cases, disputes must be referred to expert determination before arbitration may proceed. इसके अंदर ये बात जो मैंने पहले बताई थी कि एक्सपर्ट जो भी होते हैं, जो उनकी कंपनी में सीए होते हैं या कोई भी, वो भी उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के गए बिना। आर्बिट्रेशन में डील ओनली विद द सर्टेन टाइप्स ऑफ प्राइवेट सिविल राइट्स।
आर्बिट्रेशन जो है, मैंने पहले भी बताया था कि आर्बिट्रेशन ओनली सिविल राइट्स को, जो सिविल होते हैं ना, सिविल केसेस, इनको ही डील करती है, ना कि कोई क्रिमिनल केसेस को करती है। इट कैन ओनली बाइंड द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एंड द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ये बाइंड किस पे होती है? पार्टीज के एग्रीमेंट पे, और पार्टीज का जो डिस्प्यूट है, उन दोनों की पार्टीज का जो डिस्प्यूट है, जो पार्टी ही दोनों एग्रीमेंट करेगी तभी वो ट्रिब्यूनल में आएगी। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी डिनाई कर रही है और दूसरी बोल रही है कि हाँ मुझे आर्बिट्रेशन में जाना है, तो ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। इट टिपिकली कंसर्न राइट बिटवीन प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल पार्टीज अराइजिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके अंदर यही है कि प्राइवेट पार्टीज के बीच में जो है, प्राइवेट पार्टीज के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होती है उससे रिजॉल्व करती है। इट मे समटाइम्स कवर सिविल रॉन्ग्स वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट ऑन द मैटर। ये कभी सिविल रॉन्ग्स को भी कवर करती है जो स्पेसिफिक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ओनली अफेक्ट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट होता है वो पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही होता है, उस पर ही अफेक्ट करता है। Parties' rights which are effective as regard all other person, the whole world cannot be determined by arbitration. इसमें यह है कि प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं उस रिगार्ड में अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो जरूरी नहीं है कि मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर फॉलो किया जाए। Similarly, where particular areas of responsibilities are reserved to a particular governmental body to determine whether or not the particular law applies, private parties cannot generally यूसरप दिस पावर। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये है कि अगर कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर या पर्टिकुलर किसी भी केस के अंदर जब ये डिफाइन कर रखा है कि ये वाली गवर्नमेंट इस पे एक्शन लेगी या इस लॉ से ये काम किया जाएगा, तो प्राइवेट पार्टीज जो है वो उस पावर को नहीं छीन सकती है। यूसरप मतलब होता है पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, मतलब बिना पावर कुछ वो कर नहीं सकती है। जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसमें ये बात बोल रखा है कि वो सीआरपीसी, आईपीसी के इनके थ्रू होगा, तो वो आर्बिट्रेशन के अंदर मैटर नहीं आएगा, वो वही आएगा क्योंकि उनके अंदर वो उसको डिफाइन कर रखा है। द आर्बिट्रेशन एक्ट 2010 come into force in June 2010. It applies to all arbitration is in Ireland, both domestic and international. इसके अंदर ये बता रखा है कि आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है जरूरी नहीं है कि वो डोमेस्टिक ही डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी वो सॉल्व करती है। इसके ऊपर आगे भी एक पूरा टॉपिक है कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जब हो जाते हैं तो किस कंट्री के अकॉर्डिंग या किस आर्बिट्रेशन के थ्रू इनको सॉल्व किया जाता है। जब वो आगे का टॉपिक होगा मैं वहां पर ये सब चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। द एक्ट अडॉप्ट द मॉडल रूल्स पब्लिश्ड बाय द यूएन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इस एक्ट को अडॉप्ट किया गया था यूएन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ से। Arbitration commenced before June 2010 are undertaken under the older legislation, the Arbitration Act 1954-1980। इसके अंदर ये बात बोल रखा है कि जो भी आर्बिट्रेशन का जो एक्ट है वो काफ़ी पुराना है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है द आर्बिट्रेशन कमेंस आफ्टर द डेट आर अंडरटेकन अंडर द 2010 एक्ट एंड द मॉडल रूल्स। तो 2010 के अंदर जब अमेंडमेंट किया गया था तो बहुत सारे रूल्स को भी इंक्लूड किया गया था। अब आप आगे पढ़ते हैं स्कोप क्या है आर्बिट्रेशन का। द एक्ट 1996 इज अ लॉन्ग स्टेप लीप इन द डायरेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो ये एक्ट है वो क्या है, वो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ही सिस्टम है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब मैंने बताया था, कोई भी डिस्प्यूट जब सॉल्व किया जाए आउट ऑफ द कोर्ट उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इसके स्कोप यही है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1996 एज अ मेजर ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इन कन्फर्मिटी विद द मॉडल लॉ UNCITRAL, जो हमने पढ़ा था ऊपर, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इस मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस भी हुए थे कि सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके बाद जब फुलफिल हो रहे थे तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट को पास किया गया था 1996 के अंदर। दिस पार्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया।
इस एक्ट के अंदर ये भी है कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ आर्बिट्रेशन का जो लॉ है वो फॉलो किया जाता है। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, बट अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल करता है। शैल नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग या फोर्स, ये किसी और लॉ को अफेक्ट नहीं करता। दिस पार्ट एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 और सेक्शन 14, 41 एंड 43 शैल अप्लाई टू एनी arbitration under any other enactment for the time being in force। इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ है। एक्सेप्शंस है आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर वहाँ नहीं होगा, जैसे कि इन्होंने सेक्शन 40 बोला है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप अगर बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन 40 के अंदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी देयर टू। जब पार्टी की डेथ हो जाती है या उस मतलब डिस्प्यूट के बाद डेथ हो रही है या उस टाइम डेथ है, तो ये आर्बिट्रेशन के अंदर नहीं जाएगा। जब इंसॉल्वेंसी का प्रोविज़न हो सेक्शन 41 के अंदर एंड 43 के अंदर लिमिटेशंस दी गई हैं, तो उस लिमिटेशंस को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे पूरा कि लिमिटेशन कहाँ कहाँ है। तो अभी के लिए बस इतना ही बहुत है। इन एनी एग्रीमेंट इन फोर्स बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री दिस पार्ट शैल अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशन टू ऑल प्रोसीडिंग रिलेटिंग देयर टू। इंडिया हो या अदर कंट्री, आर्बिट्रेशन के इसी प्रोसीजर को मतलब मोस्ट ऑफ कंट्रीज के अंदर भी फॉलो किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। टू कंप्रेहेंसिवली कवर इंटरनेशनल डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। ऑब्जेक्ट क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, मतलब जो डिस्प्यूट्स होता है वो भी इसके अंदर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के थ्रू। टू मेक प्रोविजन फॉर एन आर्बिट्रेशन प्रोसीजर विच इज फेयर, एफिशिएंट, कैपेबल ऑफ मीटिंग द नीड। जो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर होता है वो काफ़ी फेयर होता है, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन और रिजॉल्व जो होता है या आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है, आर्बिट्रल अवार्ड, वो बहुत जल्दी दे दिया जाता है कोर्ट के थ्रू। कोर्ट के मुकाबले अगर आप लिटिगेशन का प्रोसेस अपने कोई भी डिस्प्यूट को लिटिगेशन के थ्रू करवाओगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो हमें केस फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद डेट पे डेट मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़, और वो एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट को, एक वो फॉर्मल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है लिटिगेशन। बट हमारा जो ये है आर्बिट्रेशन, ये इनफॉर्मल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी बात को आराम से इजीली रख सकता है, वो बिना डरे, बिना हेजिटेशन के। फेयर रिजल्ट देते हैं ये लोग। पर अगर कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि फेयर रिजल्ट, कभी कभी अगर पार्टीज को लगता है कि उनका मतलब उन जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है वो फेयर नहीं है, तो इसके लिए वो सेक्शन 34 के अंदर भी जाकर सेट असाइड कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। एफिशिएंट, कैपेबल ऑफ मीटिंग द नीड, इसके अंदर ये है कि जो पार्टीज है दोनों, वो अपने अकॉर्डिंग अपना वेन्यू चूज कर सकती है, डेट चूज कर सकती है कि कब वो फ्री है या उनके अकॉर्डिंग कहाँ कब है, वो कब कैपेबल है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। टू एंश्योर दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिमेन विद इन द लिमिट के अंदर उनको जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं या आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो विद इन द लिमिट उसको सॉल्व करते हैं। और विद इन द लिमिट कितना होता है, 3 मंथ के अंदर उन्हें अपना डिसीजन देना पड़ता है। टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ कोर्ट के रोल को मिनिमाइज करता है, कम करता है, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस जाते हैं जिससे हमारे जजेस पे इतने बर्डन्स है कि वो इनको सब बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। इसलिए आर्बिट्रेशन एक ऐसा बनाया गया था, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाया गया था ताकि वहाँ पर केसेस जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, छोटे मोटे केस हैं, और वो कोर्ट में ना आकर कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करें। टू परमिट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू यूज मीडिएशन, कंसिलिएशन, अदर प्रोसीजर ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। इसके अंदर ये है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर जो यूज किया जाता है, मीडिएशन के थ्रू भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, कॉन्सिलिएशन, अदर प्रोसीजर भी बहुत सारे होते हैं। टू एनकरेज सेटलमेंट ऑन डिस्प्यूट, सबसे ज़्यादा जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो यही है कि डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना और विद इन द टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन स्पेशली international ones as the most appropriate way to resolve dispute of an international nature is that the nature of these transaction is simple, easy and formal। Importance क्या है, इसकी importance ये है कि इसका जो nature है ना वो काफ़ी ज़्यादा simple और easy and formal environment को create करता है, बहुत easy है, और ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों को देखता है, दोनों के डिस्प्यूट्स को देखता है।
इट रिक्वायर्स स्पीड, कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियली इन द प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग के टाइम बहुत जल्दी प्रोसीडिंग हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते अगर आप आज प्रेजेंट हो, दो पार्टी जो है अगर वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेटर के सामने प्रेजेंट है, अगर उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लगी या उन्हें थोड़ी सी और एविडेंस या उन्हें थोड़ा सा और कुछ की नीड है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो वो अपने आर्बिट्रल अवॉर्ड से पहले पहले टाइम मांग सकती है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, कॉन्फिडेंशली है कि जो लोग हैं वो कॉन्फिडेंशली अपनी पार्टी जो है कॉन्फिडेंशली अपनी बात को पुट कर देती है आर्बिट्रेटर के सामने। कमर्शियल गुड एंड सर्विस सो एज टू अवॉइड काउंटरफिटिंग एंड काउंटरफिटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसमें ये है, इसमें कमर्शियल गुड एंड सर्विस टू अवॉइड काउंटरफिटिंग एंड काउंटरफिटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये बहुत सही है। इसका कमर्शियल गुड के लिए और सर्विस के लिए जो अवॉइड करता है काउंटरफिटिंग को, काउंटरफिटिंग प्रोडक्ट को। काउंटरफिटिंग का मतलब होता है नकली। दिस इज देयर राइट टू प्रिजर्व देयर ऑनरशिप, ऑनरशिप को प्रिजर्व करके रखता है। द नेसेसिटी अटेम्प्ट एट मेडिएशन एंड कॉन्सुलेशन फ्रॉम द बिगनिंग टू एक्सपीडिशियस सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन। कमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर थ्रू भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इसके अंदर देखा जाता है। To ensure the privacy of all dealing and affection that bring together the parties and try to bring the views closer to mutual understanding, since the element of time is very effective for the cost of material and capital turnover। इसके अंदर ये बात है कि कोई भी डीलिंग या प्रोसीजर के टाइम पे उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जाता, उनकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे पार्टीज को डर नहीं लगता कि उनकी बातें आगे कहीं फैलेगी। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू नेगोशिएट भी करवा दिया जाता है, जिससे दोनों के हित में कोई ना कोई फैसला आता है। अवॉइड द एग्रीवेशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड एडवर्टाइजिंग रिकॉन्सिलेशन एंड रिड्यूस द साइज ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस और इंक्रीज द प्रॉफिट होप फॉर रैपिड रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट हिज बिगनिंग। आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर मतलब इसमें ये बता रखा था वो अवॉइड करते हैं। किसको अवॉइड करते हैं? वो अवॉइड करते हैं कि जो भी प्रॉफिट मतलब आर्बिट्रेटर है वो ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता, ज़्यादा पैसे लेके किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व जल्दी नहीं करवा सकता। उसे टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम से पहले करवा सकता है पर विदाउट द लॉट्स ऑफ मनी को, बहुत सारे पैसे को ना लेकर वो जल्दी से करवाए। एक्सपर्टाइज इन टेक्निकल मैटर, इसमें ये बता रखा है कि आर्बिट्रेटर जो है एन आर्बिट्रेटर कैन इजीली डील विद टेक्निकल मैटर विच इज साइंटिफिक इन नेचर बिकॉज जनरली आर्बिट्रेटर आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो टेक्निकल फील्ड जैसे कि आर्बिट्रेटर होते हैं वो साइंटिफिक इन नेचर होते हैं, टेक्निकल में वो काफ़ी ज़्यादा उनके पास, मैंने पहले ही बताया था ना, इसेंस उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए जिस फील्ड के अंदर। क्योंकि अगर मान लो दो पार्टीज अपने सीए को अपॉइंट करता है एज अ आर्बिट्रेटर, तो उस सीए के पास काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन, नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। Thus the parties are resolved more effectively and efficiently. The arbitral process is cost effective and less time consuming than the ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और टाइम कंज्यूमेबल होता है। टाइम के अंदर मतलब 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते हैं, उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देते हैं। देयर इज द कन्वेंशंस ऑफ द पार्टीज एज दे आर एबल टू डिसाइड ऑन द लैंग्वेज, वेन्यू एंड टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग। मैंने पहले ही बताई थी प्रोसीडिंग के टाइम पे लैंग्वेज फॉर्मल होती है, जो भी वो लैंग्वेज बोलना चाहे, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। वेन्यू वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, टाइम वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली होता है और द पार्टीज आर मेंटेन एज देयर इज अ नो नेसेसरी पब्लिसिटी of the dispute. Arbitral proceeding is more flexible than the court proceeding, as under the arbitral proceeding one does not have to follow the strict and rigid rules and regulation as that the court. This is due to the reason that parties set the rules and regulation of the proceeding. इसके अंदर यह है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। कोर्ट की कोई भी लॉज को या कोई भी प्रोसीडिंग को आर्बिट्रेशन के अंदर फॉलो नहीं करवाया जाता, ये फॉलो नहीं होता क्योंकि कोर्ट के रूल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड और स्ट्रिक्ट होते हैं। बट हमारे आर्बिट्रेशन के ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मली हम उसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को देख के कि केस के ऊपर कैसा मैटर है, उसे नेगोशिएट करवाना है कि नहीं करवाना। अब हम ये जानेंगे कि आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन में डिफरेंस क्या है। तो टाइप ऑफ प्रोसीडिंग,
प्राइवेट बिटवीन द टू पार्टीज, और लिटिगेशन के अंदर है पब्लिक इन अ कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के अंदर पब्लिक की उसको पब्लिक मतलब पब्लिक के अंदर ही मतलब कोर्ट के अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बट आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, बस दो पार्टीज बैठी होती है, प्राइवेटली वो सब काम प्रोसीजर होता रहता है। टाइप ऑफ प्रोसीडिंग सिविल प्राइवेट, सिविल प्राइवेट केसेस को आर्बिट्रेशन में देखे जाते हैं, बट सिविल एंड क्रिमिनल और अदर टाइप्स के केसेस लिटिगेशंस में देखे जाते हैं। एविडेंस अलाउड इन लिमिटेड एविडेंसली प्रोसेस, बहुत कम मतलब इसमें जरूरत नहीं है कि एविडेंस इतना ज़्यादा लिया जाए जितना हमारे लिटिगेशन के अंदर रूल्स ऑफ एविडेंस के मतलब उसे अलाउ किया गया है, वो रूल्स ऑफ एविडेंस को देख के ही सब कुछ मैटर सॉल्व करती है। हाउ आर्बिट्रेटर जज सेलेक्टेड, पार्टीज सेलेक्ट आर्बिट्रेटर, पार्टीज आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट करती है। कोर्ट अपॉइंट जज, पार्टीज हैव लिमिटेड, कोर्ट अपॉइंट करती है मतलब जो कोर्ट है वो अपॉइंट करती है किसी जज को। फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पर फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है। फॉर्मल मतलब सब कुछ एक सिस्टमेटिक हम फॉलो कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम सिस्टमेटिक फॉलो कुछ ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारा जब मन है किसी पार्टीज को जब टाइम है वो अपने अकॉर्डिंग वेन्यू चूज कर सकता है, टाइम चूज कर सकता है, बट हमारे कोर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट जब बोलेगी तब हमें उस उधर प्रेजेंट होना पड़ता है। अपील अवेलेबल, यूजली बाइंडिंग, नो अपील पॉसिबल, इसमें मतलब पॉसिबल नहीं है अपील, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अपील पॉसिबल नहीं है, आप अपील कर सकते हो, इसके अंदर है प्रोविजंस, अपील पॉसिबल, यहाँ पर अपील आप कर सकते हो। यहाँ पर अपील का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी आर्बिट्रेशन का मतलब आर्बिट्रल अवार्ड पसंद नहीं आया, पसंद का मतलब नहीं है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होगा, तो सबसे पहले आप आर्बिट्रेटर को ही बोलोगे। अगर आर्बिट्रेटर दोबारा ऐसा कुछ करता है तो आप कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। यूज ऑफ अटॉर्नी, ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज लिमिटेड, इसमें लिमिटेड होता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ अटॉर्नीज, इसमें बहुत सारे अटॉर्नीज यूज किए जाते हैं। वेटिंग टाइम फॉर द केस टू बी हियर्ड एज सून एज आर्बिट्रेटर सेलेक्टेड शॉर्ट, इसके अंदर ये है कि केस को कब सुना जाता है, जब आर्बिट्रेटर चाहे तब। आर्बिट्रेटर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ना तो आर्बिट्रेटर आपकी बात तभी सुन लेगा। मस्ट वेट फॉर द केस टू बी स्केड्यूल लॉन्ग, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बिकॉज पहले मैंने बताया था कि हमें केस फाइल करना पड़ता है, फिर डेट्स बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है, उसके बाद वो चीज़ कोर्ट में आती है और फिर टाइम टू टाइम हमें उस कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, डेट लगानी पड़ती है। कोस्ट, फी फॉर द आर्बिट्रेटर और अटर्नी, कोर्ट कॉस्ट, अटर्नी फी कॉस्टली, इसमें कॉस्टली होता है, इसमें लेस फी होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोसीजर होते हैं और जो भी मतलब क्या कह सकते हैं हम कि डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर जो हमारे एडवोकेट होते हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा फीस ले लेते हैं, बट आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर जो होता है वो इतनी फीस नहीं लेता, उनकी फीस भी लिमिटेड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ और कमेंट करें कि आपको किस और लॉ के टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लॉ के सब्जेक्ट्स मतलब लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओनली लॉ स्टूडेंट ही देखे, ये एक लेमैन भी देख सकता है, क्योंकि ये बहुत जनरल है, ये बातें सबको पता होनी चाहिए। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है। पर इससे पहले अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी ना, जो मीनिंग है उसको सबसे पहले देखिए। जब तक आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक आपको फर्दर वीडियो समझ में नहीं आएगी। सो लाइन से देखिए, मैं ये वीडियो लाइन से बनाती रहूँगी। थैंक यू, गुड बाय।